नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैंपियंस में। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये पार्ट नंबर 3 वीडियो है, ठीक है ना, यानी कि तीसरा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा LPCVT 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने पिछला 2 वीडियो नहीं जरूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों मात्र 25 रुपये में। 9889792600 पर आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है दोस्तों, आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा जरूर उसको। चलिए शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आदर्श वोल्टेज क्या होता है। आदर्श वोल्टेज जो अगर अभिनति प्रतिरोध होता है, यानी जो फॉरवर्ड बायसिंग जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। नी वोल्टेज भी 0 होता है। उत्क्रम अभिनति प्रतिरोध का इनफाइनाइट होता है। उत्क्रम ब्रेकडाउन वोल्टेज भी इनफाइनाइट होता है। और लीकेज धारा जो है आदर्श डायोड में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो है ये बनाया गया है, उसका आप देख सकते हैं कि इसका डायग्राम है। ठीक है, जब आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में हो तो वोल्टेज शून्य और धारा अधिकतम होती है। याद रखिएगा, जब आदर्श डायोड यानी कि आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसमें वोल्टेज शून्य होता है और धारा अधिकतम होती है, क्योंकि डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। और जब डायोड जो है, जब आदर्श डायोड रिवर्स बायस में होता है तो वोल्टेज अधिकतम होता है और धारा शून्य होती है, क्योंकि डायोड ओपन सर्किट की तरह जो है कार्य करता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में हो और जब आदर्श डायोड जो है रिवर्स बायस में हो तो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मैं आपको वही बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर क्या होता है, दृष्टकारी क्या होता है दोस्तों। तो AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दृष्टकरण कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह 2 प्रकार का होता है। जो रेक्टिफायर होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग दृष्टकारी, और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है ना। जो फुल वेव होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, वो भी 2 प्रकार का होता है। सेंटर टैप्ड होता है और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। एक होता है सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा LPCVT 2 एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ट्रेड पास करना है दोस्तों, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों। देखिए जो पहला है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा केवल मैं वही बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, इसका आप यहाँ पर जो देख सकते हैं, इसमें देखिए, इसको मैं बता दूँ आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल एक ही डायोड लगा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर लिखा है D। ये जो है क्या होता है, यही जो है एक सिंगल डायोड इसमें लगा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में। ठीक है ना। इसका देखिए, ये जो ऊपर वाला फिगर देख रहे हैं ये वाला, ये इसका इनपुट करंट है। ये क्या है, इनपुट का साइकिल बनाया गया है। ठीक है ना, इनपुट वाला है। और जो आउटपुट मिलता है ना, वो ऐसा आउटपुट मिलता है। बस आपको इनपुट और आउटपुट, इनपुट तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, AC वाला ये रहेगा, लेकिन जो इसका आउटपुट है ये ऐसा रहेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो दोनों में फ़र्क आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, जो नीचे वाला है ये इसका आउटपुट है और ऊपर वाला क्या है, इसका इनपुट है। ठीक है ना, यानी कि इनपुट हम ऐसा देते हैं तो आउटपुट हमको कैसा मिलता है, ऐसा मिलता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यह इनपुट AC वोल्टेज के केवल एक और चक्र में ही धारा चालन करता है, केवल हाफ साइकिल में जो है धारा चालन करता है। इसमें एक डायोड का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इसमें आउटपुट पर केवल एक और चक्र ही प्राप्त होता है। ठीक ना। यहाँ पर आपको देख ऊपर नीचे दोनों जो है, इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो है जो तरंग है वो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। लेकिन इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये वाला देखिए, ये क्या केवल इसमें ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है, फिर ऊपर गया है, एक एक छोड़कर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में याद रखिएगा। ठीक ना। अब देखिए ये है फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या है, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर 2 प्रकार का होता है, एक सेंटर टैप्ड होता है, एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है, सेंटर टैप्ड है। सेंटर टैप्ड यानी कि दोस्तों मतलब यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है, जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे ये लगा है ट्रांसफार्मर, इससे जो है बीच में जो है एक यहाँ पे ये आउटपुट यहाँ पर लोड भी जुड़ा हुआ है, RL का लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। इसी को हम कहते हैं सेंटर टैप्ड जो है रेक्टिफायर बोलते हैं। इसमें दोस्तों 2 डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक D1 लगा हुआ है, D1, और एक यहाँ पे D2 लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है डायोड लगे होते हैं। ठीक है ना, और बीच में जो है ये सेंटर टैप्ड होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए इसका ये जो है इनपुट है, ये इनपुट है दोस्तों, और इसका आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा आउटपुट है, यानी कि ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऐसा रहता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये जो है फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है ना, सेंटर टैप्ड वाला। इसके बारे में देख लीजिए, इसमें 2 डायोड लगे होते हैं जो इनपुट AC वोल्टेज के दोनों और चक्रों में क्रमशः धारा चालन करते हैं। इसे सीधे मेंस से प्रचालित नहीं किया जा सकता। इसमें सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका वोल्टेज रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है, याद रखिएगा। इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना, इसका वाला किसका, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी सेंटर टैप्ड का। ठीक है, अगला दोस्तों पूर्ण तरंग सेतु दृष्टिकारी यानी कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं यह है ब्रिज रेक्टिफायर का फिगर है। देख सकते हैं यहाँ पे ना ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें 4 डायोड लगे होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कितने डायोड लगे हैं। तो हाफ वेव में 1 डायोड लगा था, फुल वेव में सेंटर टैप्ड में 2 रेक्टिफायर लगा था, 2 डायोड लगा था। इसमें जो है ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड इसमें लगा होता है। ठीक है ना।
चलिए इसका देखिए इनपुट देखिए, इनपुट ऐसा रहेगा, ऐसी साइकिल है, इनपुट ऐसा रहता है हमेशा, ठीक ना। लेकिन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसका भी जो आउटपुट है वो भी जो है ऐसा ही है, ठीक है ना, किसकी तरह, फुल इसकी तरह, ठीक है, सेंटर टैप की तरह इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में देखिए, इसमें सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब 4 डायोड को व्हीटस्टोन सेतु परिपथ की जगह दृष्टिकारी में लगाया जाता है तो उसे हम ब्रिज रेक्टिफायर या ब्रिज जो है ब्रिज दृष्टिकारी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए विभिन्न दृष्टिकारियों की तुलना करेंगे आप, ठीक है, तीनों में अंतर देखेंगे कि क्या क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ पे, तो अगर हम बात करें डायोडों की संख्या की, हाफ वेव में 1 होता है, सेंटर टैप में 2 डायोड लगे होते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे होते हैं। PIV क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो VM होता है, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज होता है पीक इनवर्स वोल्टेज उसका। लेकिन अगर सेंटर टैप की बात करें दोस्तों तो 2 VM हो जाता है और ब्रिज में भी VM ही होता है, ठीक है। शिखर लोड धारा की बात करें दोस्तों, इसका फार्मूला होता है VM/RL + RF होता है, और इसमें भी VM/RL + RF और VM/RL + 2RF जो है ब्रिज में होता है, ठीक है। RMS धारा की बात करें तो हाफ वेव में Im/2 होता है और सेंटर टैप में Im/√2 होता है और सेतु में भी Im/√2 होता है। DC धारा की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में Im/π होता है, सेंटर टैप में 2 Im/π होता है और ब्रिज में 2 Im/π होता है। रिपल फैक्टर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है इसको। तो रिपल फैक्टर दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर में कितना होता है, 1.21 होता है, याद रखिएगा 1.21, और सेंटर टैप में 0.482 होता है और ब्रिज में भी 0.482 होता है, ठीक है। अब अगर दोस्तों बात करें अधिकतम दक्षता की तो हाफ वेव की होता है 40.6% और सेंटर टैप और जो है ब्रिज में 81.2%, यानी कि इसका दुगुना होता है, ठीक है ना, हाफ वेव का दुगुना होता है दोनों में, ठीक है। और हम बात करें न्यूनतम रिपल आवृत्ति की तो हाफ वेव में F1 होता है, और यानी कि FI इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और सेंटर टैप में भी और ब्रिज में भी जो है 2FI होता है। FI यानी कि इनपुट फ्रीक्वेंसी का दुगुना, 2FI का मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी का दुगुना इसमें फ्रीक्वेंसी प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। तो मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है रिपल फैक्टर, अधिकतम दक्षता और न्यूनतम रिपल आवृत्ति, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है डायोडों की संख्या, ठीक है। नोट पॉइंट है, DC परिपथ में संधारित्र DC को रोकता है, ब्लॉक करता है, याद रखिएगा DC सर्किट में जो संधारित्र होता है वो DC को ब्लॉक करता है तथा AC को जाने देता है, क्योंकि DC में आवृत्ति शून्य होती है। XC बराबर होता है, XC को हम बोलते हैं धारित्रीय प्रतिघात, बराबर होता है 1/2πfc, तथा DC में फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो इसलिए XC का वैल्यू इनफाइनाइट अनंत हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। DC परिपथ में इंडक्टर AC को रोकता है। दोस्तों देखिए DC परिपथ में जो संधारित्र था, जो कैपेसिटर था, वो DC को ब्लॉक करके BC को ब्लॉक करता था, AC को जाने देता था। लेकिन दोस्तों DC परिपथ में जो इंडक्टर होता है वो AC को रोकता है, AC को ब्लॉक करता है लेकिन DC को जाने देता है। XL को बोलते हैं प्रेरकत्व प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं, बराबर होता है 2πf/L, तथा DC में F बराबर 0 होता है, इसलिए XL बराबर 0, यानी कि जो है DC परिपथ में जो XL होता है, जो प्रेरकत्व जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं उर्मिका घटक क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है। तो उर्मिका घटक जो है दृष्टिकारी से यानी कि रेक्टिफायर से प्राप्त DC आउटपुट की शुद्धता का माप होता है। उर्मिका घटक का फार्मूला होता है AC घटकों का RMS मान बटा DC घटकों का औसत मान, ठीक है। रिपल फैक्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो ये वाला है, अंडर रूट में फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों फार्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रिपल फैक्टर का फार्मूला होता है करड़ी में फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, यानी क्या आपको RMS वैल्यू दिया है, एवरेज वैल्यू दिया है, तो आपको फॉर्म फैक्टर पूछेगा तो आप ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। रिपल फैक्टर दोस्तों, रिपल फैक्टर दोस्तों देखिए आपको जो है ना केवल RMS वैल्यू देगा और एवरेज वैल्यू देगा, और आपसे क्या पूछेगा कि बताइए रिपल फैक्टर कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू निकालेंगे, RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू करके फॉर्म फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद जो है रिपल फैक्टर का फार्मूला लगाकर अंडर रूट में फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 करेंगे तो आपका रिपल फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको लगाना है। आइए बात करते हैं फिल्टर क्या होता है। तो दृष्टिकारी से प्राप्त आउटपुट में उपस्थित उर्मिकाओं यानी कि रिपल्स को समाप्त करने के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली युक्तियाँ या परिपथ फिल्टर कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए फिल्टर के प्रकार, कितने प्रकार के फिल्टर यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। पहला जो फिल्टर है
उसका नाम है, पहले फिल्टर का नाम है संत संधारित्र इनपुट फिल्टर, यानी कि संट कैपेसिटर फिल्टर इसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो आउटपुट है आपको जरूर देख लीजिएगा, उसका जो सर्किट डायग्राम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आउटपुट है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इसमें इसके बारे में देख लीजिए, इस परिपथ का इनपुट घटक कैपेसिटर होता है। क्या होता है, देखिए नाम ये इसका संट कैपेसिटर फिल्टर। तो इसका जो इनपुट घटक होता है वो कैपेसिटर होता है। यह संधारित्र उच्च धारिता वाला एवं लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यह संधारित्र जो कैपेसिटर इसमें लगा होता है वो उच्च धारिता वाला होता है और लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगा होता है। लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RL आपको दिख रहा होगा, RL लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसी के पैरेलल में यहाँ पे C लगा हुआ है, C यानी कि कैपेसिटर लगा हुआ है। दोस्तों ये उच्चतम धारिता वाला लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें 2 डायोड होता है। ठीक है, आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि लोड प्रतिरोध के समांतर में जो है उच्च धारिता वाला जो है यहाँ पे कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इस परिपथ का इनपुट घटक कैपेसिटर होता है। संधारित्र उच्च धारिता वाला एवं लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसका प्रयोग हाफ वेव एवं फुल वेव रेक्टिफायर दोनों में किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों जो हमारा रेक्टिफायर होता है उसका काम यह है कि एसी को वो पूरा अच्छे से डीसी में बदल सके। डीसी में उस डीसी में कोई भी एसी का पॉइंट, किसी एसी का मतलब कोई भी हिस्सा ना आ जाए उसमें। ठीक है ना, तो इसलिए हमको फिल्टर लगाना पड़ता है ताकि दोस्तों जब हम शुद्ध एसी हमको मिले। लेकिन अगर हम फिल्टर का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमको शुद्ध डीसी नहीं मिलेगा, उसमें एसी का मात्रक भी आएगा, एसी का मान भी आएगा। उसी एसी की जो डीसी में जो एसी का मान, जो मतलब एसी का जो उसमें कुछ अंश आ जाता है उसी को हम रिपल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम रिपल्स बोलते हैं, उसी को हम उर्मिका बोलते हैं। उसी को दूर करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका जो प्रयोग है ना संट कैपेसिटर फिल्टर का प्रयोग हम जो है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों में कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसका आप आउटपुट भी देख लीजिएगा। ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर का इसमें जो ये वाला जो इसका आउटपुट है, ठीक है ना, ऐसा आउटपुट मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों सीरीज इंडक्टर फिल्टर की। सीरीज इंडक्टर फिल्टर की इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, इसमें जो यल लगा हुआ है इंडक्टर, ये जो है लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। ठीक है ना, इसका जो देखिए इसमें कैसे ये आप देख सकते हैं आउटपुट कैसा मिलता है, यहाँ पे एकदम सीधी रेखा में यहाँ पे आउटपुट मिलता है। ठीक है ना, तो देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इस परिपथ में एक प्रेरक यानी कि इंडक्टर रेक्टिफायर के लोड के श्रेणी में संयोजित किया जाता है तथा यह फिल्टर का कार्य करता है। यह धारा में अचानक हुए परिवर्तन को स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है ना, इस फिल्टर द्वारा प्रेरक में वोल्टेज ड्रॉप के कारण आउटपुट पर कम वोल्टेज प्राप्त होता है। याद रखिए, इस फिल्टर द्वारा प्रेरक में वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो है वोल्टेज ड्रॉप इसमें होता है, इसी कारण जो है आउटपुट पर कम वोल्टेज मिलता है। यह हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए प्रयुक्त नहीं है दोस्तों, ये हाफ वेव के लिए हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, सीरीज इंडक्टर फिल्टर का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, लेकिन इससे हम कर सकते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। जो अगला दोस्तों फिल्टर है उसका नाम है इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर, प्रेरक संधारित्र फिल्टर, यानी कि इसमें दोनों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फिगर पर देख लीजिए पहले। ठीक ना, देखिए यहाँ पे देखिए जो लोड रेजिस्टेंस है RL, इसके पैरेलल में C भी लगा हुआ है और उसके सीरीज में जो है यहाँ पे L लगा हुआ है, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों इसमें लगे रहते हैं, इसलिए इसका नाम है इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर नाम है। इसमें आउटपुट दोस्तों एकदम देखिए एकदम बढ़िया सा आउटपुट मिलता है। आप देख सकते हैं एकदम जो है सरल रेखा में यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे आउटपुट तरंग। ठीक ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों, इसे चोक इनपुट फिल्टर भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो है LC फिल्टर को यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर को चोक इनपुट फिल्टर भी कहते हैं। इस फिल्टर द्वारा आउटपुट पर कम वोल्टेज प्राप्त होते हैं। यह फिल्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये दोनों दोस्तों जो हमारा कैपेसिटर वाला जो ये हमारा इंडक्टर श्रेणी इंडक्टर फिल्टर और प्रेरक संधारित्र फिल्टर, ये दोनों जो है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये वाला जो था संट कैपेसिटर फिल्टर, इसका प्रयोग हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर दोनों में कर सकते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद देखिए क्या दिया है, विभिन्न प्रकार के डायोड। तो ये दोस्तों ये तो अलग से चैप्टर में इसको मैं अलग से पढ़ूंगा। देखिए जीना डायोड के बारे में दिया है, वैरेक्टर डायोड के बारे में दिया है। ठीक ना, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड के बारे में दिया है, टनल डायोड है दोस्तों, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में है दोस्तों। तो ये सारे डायोड हैं, फोटो डायोड है। ठीक ना, शॉर्टकी डायोड है, पिन जो है पिन डायोड है दोस्तों। ठीक है ना, उसके बाद गन डायोड है। तो इतने सारे जो है ये डायोड है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पूरा डायोड के बारे में देख लेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके PDF के लिए हम मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैसेज करिए व्हाट्सएप पे 9989792600 पे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।